हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा गया पेपर कल का? 27 का पेपर बहुत इजी आ रहे हैं क्लास, बहुत बहुत इजी आ रहे हैं बच्चों, बहुत मतलब आप ऐसा आ सकता है 25 के 25 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप इजीली 25 के फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के पूरे 200 में से 200 और बाकी बचा मैथ्स, लगा दो झड़ी 250 प्लस की, आराम से 99.9 परसेंटाइल इजीली आ सकते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत कुछ क्वेश्चंस तो 2021 के पीवाईक्यूज आ रहे हैं। आज मैं आपके सामने पूरा जनवरी का 27 जनवरी का शिफ्ट 2 का फिजिक्स का पेपर आपके सामने सॉल्व करता हूं, जो कि एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे। बहुत इजी सवाल, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था जेई के अंदर कल डायमेंशन का, देखिए पहला क्या वो क्वेश्चन बोलता है कि सर एक इक्वेशन है P माइनस, अगर हम बात करें P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये आपको दिख ही रहा होगा वेंडरवॉल इक्वेशन है। अगर आपको बिल्कुल ध्यान से हो, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एक मोल के लिए ये मेरी एक वेंडरवॉल इक्वेशन थी। क्या थी? वेंडरवॉल इक्वेशन। और उन्होंने पूछा है डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा जी, जहां पे आपको पता है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। बात समझ में आई? अब A अपॉन बी स्क्वायर की इनको डायमेंशन चाहिए। सर जी A अपॉन बी स्क्वायर की जो डायमेंशन है कैसे निकालोगे? सर ये प्रेशर है तो डेफिनेटली इसकी डायमेंशन भी प्रेशर वाली ही होगी एंड अगर ये वॉल्यूम है तो इसकी डायमेंशन भी वॉल्यूम की ही होगी, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वॉल्यूम को, वॉल्यूम से ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। 2 मीटर माइनस 1 मीटर गिव यू 1 मीटर, राइट? या फिर 2 लीटर्स माइनस 3 लीटर्स, वट एवर इट विल बी गिविंग यू लीटर्स। माइनस हो या प्लस हो, आपको तभी डायमेंशन सेम होती है, राइट? तो अब यानी कि अगर ये डायमेंशन प्रेशर की है, ये प्रेशर है तो इसकी डायमेंशन भी भाई साहब प्रेशर की होगी, और अगर ये वॉल्यूम है तो इसकी डायमेंशन भी वॉल्यूम की ही होगी। यानी कि सर बी की डायमेंशन आपके सामने है एल क्यूब, राइट? क्योंकि वॉल्यूम की कितनी होती है? मीटर क्यूब। तो बी की क्या डायमेंशन हो गई? एल क्यूब। तो सर बी स्क्वायर कितना हो गया? एल की पावर 6। और ए, अब ए की डायमेंशन निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सर? प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का एम एल टी माइनस 2 होता है, सबको पता है। एरिया एल स्क्वायर होता है, तो एम 1 माइनस 2 माइनस 1 टी माइनस 2, ये मेरी प्रेशर की डायमेंशन आ गई, है ना। वो अब किसके इक्वल आ जाएगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, है या नहीं? तो ये मेरी प्रेशर की डायमेंशन आ गई। ए इज इक्वल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू वी स्क्वायर। वी क्या है? एल क्यूब। एल क्यूब मतलब एल की पावर 6, है ना। तो एम एल की पावर 5, 6 माइनस 1 5 है, और टी माइनस 2, ये मेरी ए की डायमेंशन आ गई। और अब कुछ भी नहीं बचा सर, ए अपॉन बी स्क्वायर हमें चाहिए था। तो ए कितना है? एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2 और बी स्क्वायर होता है एल की पावर 6, यानी कि m 5 माइनस 1 एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। तो ये मेरी डायमेंशन हो गई सर जी आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर हम बात करें, ऑप्शंस आ रहा है सर पहले वाला m l माइनस 1 और t माइनस 2 a अपॉन बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कल जेई का पेपर ऐसा आ रहा था कि बस मानो कुछ बच्चों ने तो 20 से 25 मिनट में ही फिजिक्स कर डाली और केमिस्ट्री भी 15 से 20 मिनट यूज करे, आराम से उन्होंने टाइम स्पेंड किया मैथ्स के साथ। ध्यान रखना। चलिए सेकंड असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं देयर कैन बी अ पॉजिटिव जीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिबर। देयर कैन बी पॉजिटिव जीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिबर, ये असर्शन में बोल रहा है भाई। और रीजन बोल रहे हैं ड्यू टू मिस हैंडलिंग और द रफ हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हाँ सर हो सकता है, जीरो एरर बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मिस हैंडलिंग हो सकती है, ठीक है। तो बोल सकते हैं असर्शन आपका ट्रू है,
रीजन भी ट्रू है ना, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि सर मिस हैंडलिंग और रफ हैंडलिंग की वजह से जीरो एरर आपका ऊपर नीचे हो सकता है। बोलते हैं ना, जब आपका वर्नियर कैलिपर में दोनों गॉर्स को आप उसको चिपका देते हो तो पॉजिटिव जीरो एरर भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आता क्यों है सर? सर ऑब्वियसली मिस हैंडल हो जाता है तो उसकी सेटिंग बिगड़ जाती है, सेटिंग बिगड़ जाती है तो पॉसिबल है, बिल्कुल है सर, राइट। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। ओरल क्वेश्चन था सर, थ्योरी क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, ये एसी का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था ये भी। एसी आरएलसी सर्किट जो है हमारा, उसमें रेजिस्टेंस दे रखा है सर। आरएलसी सर्किट में क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे पास है, ध्यान रखना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आर की वैल्यू आपको 10 ओम है, एल की वैल्यू है 100 अपॉन पाई मिली हेनरी सर, और सी की जो वैल्यू है वो है 10⁻³ अपॉन पाई फेरेड। ये मुझे वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है सर। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं। 50 हर्ट्ज है। पावर फैक्टर पूछा है सर, तो सर पावर फैक्टर सबको पता है क्या होता है, cos y है ना, और cos y की वैल्यू कितनी होती है? r/z होती है। गली के बच्चे बच्चे को भी पता है सर, राइट। और z कैसे निकालते हैं सर जी? सबको पता है, अगेन r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और सर एक्सएल क्या होता है गुरुजी? एल ओमेगा। एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा c। तो यहां से आप अगर सॉल्व करोगे एल ओमेगा, है ना, तो एल की वैल्यू कितनी है सर? आइए सॉल्व करते हैं। तो एल कितना है आपको? 100 अपॉन पाई मिली हेनरी, मिली हेनरी है तो 10⁻³ और ओमेगा है, ओमेगा 2πf होता है, 2πf, f कितना है? 50, तो पाई से पाई कर गया, 50 to 100, 100, राइट। तो कितना हो गया? 10⁴ या 10 ओम, यानी कि जो एक्सी आ गया सर वो कितना आ गया? 10 ओम आ गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे एक्सी के बाद, सॉरी एक्सएल के बाद, ये एक्सएल है लिटिल बिट, और एक्सी अगर आप देखोगे 1/ओमेगा c, ओमेगा कितना है? 2πf, यानी कि 2π इंटू 50, ठीक है, और c कितना है सर? 10⁻³ अपॉन पाई। बड़े अच्छे लोग हैं, देखो कैलकुलेशन हमें टेंशन ही दी इन्होंने। 50 to 100, 100 है सर, और ये आ गया तुम्हारा 10, ठीक है, मेरे ख्याल से ये हो गया 100 और 10⁻⁻1, तो ये भी सर 10 ओम आ गया। तो सर ये तो आप बहुत अच्छा काम हो गया। एक्सएल भी सेम है, एक्सी भी सेम है, तो Z = R है, और Z = R है तो पावर फैक्टर आपका कितना हो गया? 1। लीजिए सर, एक क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। बड़ा सिंपल सा सवाल, मैं कहूंगा सर बोर्ड के पेपर टफ हैं, अगर मेरी बात मानो तो जेईई का पेपर इस समय बहुत आसान है, लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि सर एक स्टोन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का, सिंपल मोशन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। आइए ये भी करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है क्लास, बस एक ही चीज ध्यान रखना बच्चों, हमेशा बेसिक्स कभी नहीं छोड़ने का। फंडामेंटल अच्छे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। आपका थॉट प्रोसेस, डोंट लर्न अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, मेक द फॉर्मूला लिस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल, लर्न द बेसिक्स। बेसिक्स से सॉल्व करो, बेसिक्स दिमाग चलो, आगे जाके भी वही काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, अ स्टोन इज रिलीज्ड, ओके, एक स्टोन है, रिलीज हो रहा है, एंड वाइट फ्री फॉल स्टोन कवर्स 80 मीटर डिस्टेंस इन द लास्ट 2 सेकेंड्स। अच्छा सर, लास्ट 2 सेकेंड पर 80 मीटर वो कवर कर रहा है। अच्छा सर, ठीक है। एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। यानी कि सर हमें डिस्टेंस निकालना है ऐसा, यानी कि एक ये है, यहां पे ये पॉइंट है, और ये लास्ट है बी पॉइंट। ये लास्ट के 2 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया, कितना कितना बोल रहा है वो? 80 मीटर्स बोल रहा है। तो मान लो टाइम इनिशियली इसने ऐसा फेंका, और टाइम t = t सेकंड पे उसने इतना फेंका, सही है। अच्छा, और कहा है कि सर नए टाइम पे
t प्लस 2, अगले 2 सेकंड में उसने 80 मीटर्स कवर किए हैं, यही कवर किए हैं। तो सर सिंपल इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऊपर से गली के बच्चे को भी पता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही बोलोगे है ना। तो एस ए यहां तक का डिस्टेंस अगर आप मान लो x है, ut 0 प्लस हाफ g, ए की जगह पे क्या आएगा g आएगा, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है t स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बिल्कुल बचपन वाला जैसे हम 9th में क्वेश्चन करते थे वैसे ही है। मान लो इस डिस्टेंस आपका x है, और नेक्स्ट क्या है सर, इन्होंने बोला है ये 80 मीटर उसने जो कवर किया है, 80 मीटर उसने ये कवर किया है, तो डिफरेंस इन द टाइमिंग कितना है 2 सेकंड है सर, तो ये डिस्टेंस कितना है 80। लेकिन यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस देखोगे सर t प्लस 2 सेकेंड्स है, तो ये पूरा डिस्टेंस 80 नहीं है, ध्यान रखना सर, ये पूरा डिस्टेंस 80 नहीं है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 80 प्लस x है। तो 80 प्लस x अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी सर, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, अगेन 0 ही रहेगी, हाफ जी टी की वैल्यू कितनी रहेगी सर t प्लस 2 सेकेंड्स है ना, t सेकेंड यहां तक गया और 2 सेकेंड और, तो t प्लस 2 सेकेंड्स रहेगा। तो जस्ट वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो जस्ट आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 80 इज इक्वल टू हाफ जी आपका कॉमन आ जाएगा, एंड दैट विल बी t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ जी की वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4t माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर उड़ गया सर जी, तो ये आ गया 5 और ये 4 कॉमन लिया मैंने, तो 1 प्लस टी, तो 5 4 इधर 20 है, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ से t की वैल्यू आ रही है आपकी 3 सेकेंड्स, राइट, t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 सेकेंड्स, और बस अब तो x की वैल्यू चुपचाप आप निकाल सकते हो, हाफ जी टी स्क्वायर कितना है 9, तो 2 5 5 9 45 मीटर, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपका ये था, आई थिंक सो वेरी आसान, बहुत ही आसान सवाल था, है ना, राइट। ये बच्चों को समझ में आया। सबसे पहले हमने डिस्टेंस x निकाला सर, उसके बाद हमने पूरे का डिस्टेंस ले लिया 80 प्लस x का, अगेन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, t की वैल्यू आई और t की वैल्यू मैंने वहां पे डाल दी, सिंपल सा सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें क्लास, बहुत सिंपल, वो भी सिंपल सवाल है आपका। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है सर जी, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कह रहा है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, in an adiabatic process बहुत सही, pressure is proportional to the cube of temperature, भाई ये मैंने क्लास में भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, pressure is proportional to cube of temperature, pressure is proportional to cube of temperature, और पूछा है ratio of Cp by Cv, ratio of Cp by Cv, सर जी गामा पूछा है, क्या ही सवाल है। आपको रिलेशनशिप याद तो होगा POT में, याद है P1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा, अगर किसी को याद नहीं है तो देख लेते हैं निकाल के भी, कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, सबको पता है, और PV इज इक्वल टू RT होता है, ये भी सबको पता है। तो हमें चाहिए POT में, तो हमें V को गायब करना पड़ेगा, तो RT अपॉन P, अभी V की वैल्यू यहाँ डाल दो अच्छे बच्चों की तरह, तो RT अपॉन P की पावर गामा, RT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, तो P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देख लीजिए हमने कैसे रिलेशनशिप लेके आया है, ठीक है, P और T के बीच में। तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, तो P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल टू K है, ठीक है, ये आ चुका है। अब सर कुछ भी नहीं बचा अगर देखा जाए क्वेश्चन में, हमें अब इस फॉर्म में इसको लेके आना होगा, तो P इज इक्वल टू के टी क्यूब लिख सकता हूँ ना, प्रोपोर्शनल साइन हटा के के टी क्यूब। अब इसको मैं इसी फॉर्म में लेके आऊंगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी 1 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन होता है, लेकिन एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर हम इस वे में इसको
प्रेजेंट कर देते हैं। तो टी की पावर माइनस गामा, और ये 1 माइनस गामा सर नीचे जाएगा डेफिनेटली, जब यहाँ पे होता है तो पावर नीचे में आती है। कैसे आती है आप देख सकते हो, जैसे √2 होता है, राइट, y इज इक्वल टू √2 है, या y की पावर y इज इक्वल टू 2 है और √y है, या y स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, √2 लिखते हो, √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, है ना, तो नीचे आ जाता है। तो उसी तरीके से ये जो पावर है आपकी वो नीचे आ गई। तो P इज इक्वल टू के टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। अब आप इन दोनों को अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, है ना। और जब आपने कंपेयर किया सर, व्हेन यू हैव कंपेयर्ड इट, तो आपने देखा तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो गामा इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3, तो ये हो गया गामा की वैल्यू 3/2। देखिए कितना आसान सवाल था। बल्कि ये वाला क्वेश्चन मैंने जैसे बताया भी है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में भी करवाया था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आए थे, हमने वो क्लास के अंदर किए गए थे, राइट। चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नाउ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ वेव फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर ये क्या क्वेश्चन था, इफ अ वेव फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर कुछ भी नहीं है इसमें, 6.68 आपको वेव फंक्शन नहीं है, वो वर्क फंक्शन है, मेरे ख्याल से वो गलत दे रखा है, वी हैव गिवन रॉन्ग, मिस प्रिंटिंग है। तो वर्क फंक्शन जो आपका है, ध्यान रखना क्लास, ये एक मेमोरी बेस्ड सवाल है, इस जैसे हमें प्राप्त हुए और मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं सर, तो आपका इन्होंने दिया है वर्क फंक्शन, यानी कि जो फाई है वो कितना दे रखा है, 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं सर, पता है ना, राइट। और सर फाई इज इक्वल टू 6.68 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल सर। एंड फाइनली फाई को क्या लिख सकता हूं, एच न्यू नॉट, फाई को क्या लिख सकता हूं, एच न्यू नॉट। तो 6.68 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो न्यू नॉट यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 6.68। सर जी हो गया सवाल, तो 6.64 इंटू 10⁻⁻34, इसको यहां से आप ऑलमोस्ट काट सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर विल बी 1.6 इंटू 10⁻, ये आपका 14 और एक 15, ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। बहुत इजी सा सवाल था ये, राइट। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन वो बोल रहे हैं, सर जी बड़ा सिंपल सवाल है, ये भी बहुत इजी है। 1 मोल केटीजी का सवाल है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस O2, 1 मोल ऑफ एन आइडियल O2 गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल है सर, आपको पता है हाफ केबीटी होती है एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मोल के लिए कितनी होती है, कितनी होती है, बिल्कुल Na से मल्टीप्लाई करके आपका, यानी मोनोटॉमिक अगर गैस है तो 3/2 RT हो जाता है, और अगर डायटॉमिक है जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर है तो आपका क्या हो जाता है 5/2 RT, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली, राइट। तो R की जो वैल्यू है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला रहता है, यू नो दैट, बहुत सिंपल सवाल ये भी। तो दैट इज इक्वल टू, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है आपको पता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है वो, तो N/2 FRT। तो N आपका कितना है सर, नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने हैं, उन्होंने बोला है 1 मोल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको भी पता है डायटॉमिक है सर, और नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हम आपका वाइब्रेशनल मोड इंक्लूड नहीं करेंगे। और R आपकी वैल्यू ले सकते हो 25/3, और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन। तो 300 आ गया और 250 आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर 6250 जूल। लो सर, कितना अच्छा सवाल, कितना आसान सवाल। तो ये भी आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान सवाल आगे भी,
ठीक है, बहुत ही इजी सवाल हम देख रहे हैं। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड, असर्शन है, ओरल क्वेश्चन है, असर्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बट इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। सर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कहां डिपेंड करता है? नो, स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। तो डेफिनेटली सर असर्शन ही गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया तो असर्शन फॉल्स। एक ही ऑप्शन है फोर्थ, यही की यही खत्म। नाउ नेक्स्ट असर्शन और रीजन का जो क्वेश्चन है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन मूव्ड ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। अगर आपको ध्यान हो कि अगर मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए मेरा पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट पर। तो अगर मेरे यहां से मैं यहां तक लेके जाता हूं बच्चों, तो डेफिनेटली मेरा वर्क डन जीरो होगा, देयर विल बी नो वर्क डन। एंड वन मोर रीजन, उसका रीजन जो उन्होंने दिया है E डॉट DL दिया है, तो उन्होंने बोला है कि भाई E इज परपेंडिकुलर टू DL, और हमें ये बात पता ही है कि DW इज इक्वल टू क्या होता है E डॉट DL, और वो जीरो है, वर्क डन जीरो है एज पर द असर्शन ऑल्सो। और बात भी सही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका वर्क डन जीरो होता है, तो E डॉट DL मस्ट बी जीरो, E डॉट DL मस्ट बी जीरो। तो E इज परपेंडिकुलर, क्योंकि सर कैसे बोल सकते हो A डॉट B इज इक्वल टू जीरो, यानी कि A और B आपस में परपेंडिकुलर हैं, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो E इज परपेंडिकुलर टू DL। तो यस आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू DL। तो दैट्स व्हाई, तो ये भी यानी कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ही सर सही हैं, राइट। नाउ न्यूक्लियस का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा सवाल है, बाइंडिंग एनर्जी पर है। आपको ध्यान होगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी? बाइंडिंग एनर्जी थी आपकी जो मास डिफेक्ट था, अगर आपको याद हो बाइंडिंग एनर्जी या जितनी एनर्जी जो रिलीज होती है सर वो आपका मास डिफेक्ट है। उसको सिंपली 931 से मल्टीप्लाई करने का, एग्जैक्ट फिगर अगर देखनी है 931.5, तो ये MEV में आपका आंसर मिलता था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। ये हमारा न्यूक्लियस वाले चैप्टर का सवाल है। और इन्होंने बोला है कि जो न्यूक्लियस C13 है, न्यूक्लियस C13 है, इट्स ब्रेक्स इनटू C12, ओके, प्लस एक न्यूट्रॉन में डिसोशिएट हो रहा है। सर अब कुछ नहीं बचा, इनके मास नंबर ले लो, मास डिफेक्ट का वैल्यू हमें दे ही रखी है, C13 का एटॉमिक मास हमें दे रखा है कितना 13.013975, ये दे रखा है, माइनस सर C12 कितना दे रखा है 12, प्लस सर न्यूट्रॉन का मास भी है 1.008665, लीजिए सर, बड़ी खुशी की बात, और आंसर आपका आ जाएगा ये 0.00531 यूनिट्स है अगर आप माइनस करते हो। और फाइनली जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी सर जी? सर 0.00531 इंटू 931, तो इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज कमिंग आउट 4.94 MeV। दिस इज द आंसर दैट इज बीइंग कमिंग आउट। आई होप क्लियर है। तो ये हमारा मास डिफेक्ट का है बच्चों, सिंपल सा सवाल था, मास डिफेक्ट निकालिए, 931 से मल्टीप्लाई करिए, एनर्जी रिलीज या बाइंडिंग एनर्जी आराम से आप निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर चैप्टर का बड़ा इजी सा सवाल था, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं फटाफट। नाउ बहुत सिंपल सवाल, शायद ये PYQ भी है एक पहला, मेरे ख्याल से जेई का ही PYQ है ये। इन्होंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है, देखो भाई ये मेरा बेचारे एंड गेट है और ये दिख तो रहा है भाई और गेट ही, लेकिन ठीक है, जैसा सवाल हमारे सामने है हम वही शो करेंगे। और ये लो, और ये यहाँ से नॉट गेट लगाया और ये लगा दिया, और यहाँ से ये भी एक नॉट गेट लगाया और ये लगा दिया, सही है। अब इन्होंने बोला इसकी ट्रुथ टेबल बनाने को। सर इससे सिंपल क्या सवाल हो सकता है, भारत देश का सबसे आसान सवाल। तो ट्रुथ टेबल के लिए ABY 00011011, ठीक है, ये लिख लो सबसे पहले, सबसे इजी फंडा। नाउ 0 और 0, सर जी यहां से 0 गया, ये कितना हो गया 1, 1 और 0, 1.0 0,
0। उसके बाद यहां से गया 0, ये हो गया 1, 1.0 0, 0 प्लस 0 0 और गेट है। फिर 0 और 1 दे रहे हैं, अगर हम 0 है और यहाँ पे दे रहे हैं 1, 1 का यहाँ पे गया सर जी 0, यहाँ पे 0 का गया 1, 1 प्लस 1 सर जी 1, और ये 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। नाउ सिमिलरली सर अगर आप देखोगे, सिमिलरली अगर आप देखोगे सर ये 1 है, ये 0 है ना, ये 1 है और ये 0 है, तो ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा सर, 1 गया ये 0 और ये बना देगा 1, 1 प्लस 1 1, तो ये 0, तो अगेन आउटपुट 1। सिमिलरली अगर आप 1 1 देखोगे इट विल कम आउट टू बी 0। अगर आप नोटिस करोगे सर ये तो आंसर आ गया आपका ट्रुथ टेबल से, लेकिन ये अगर ध्यान दो तो ये एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल है, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। उन्होंने वैसे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में जस्ट दे हैव आस्क्ड द ट्रुथ टेबल। तो हमारा आंसर बड़ा सिंप्लीफाइड वे में आ गया है। सिंपल, कभी भी ऐसे देखा हो ना, कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो और आंसर ले आओ, खत्म, इजी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं क्विकली हम बच्चों। अगला है ट्रांसफार्मर का सवाल, बड़ा इजी है। इन्होंने रेशियो दिया है प्राइमरी टू द सेकेंडरी, इन्होंने रेशियो दिया है प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल का, प्राइमरी टू सेकेंडरी कितना दिया है सर जी, प्राइमरी टू सेकेंडरी कितना दिया है 10:1। ओके, प्राइमरी वोल्टेज भी दे रखी है, बड़े अच्छे लोग हैं, कितना है 230 वोल्ट, और इन्होंने फ्रीक्वेंसी भी दी है सर जी 50 हर्ट्ज, राइट। अगला सवाल में, और रेजिस्टेंस दे रखा है आउटपुट का RL, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 46 ओम। अब आउटपुट पावर निकालना है सर, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में, आओ दिखाते हैं। बच्चों जेई का पेपर इस समय सही बोल रहा हूं, बोर्ड से भी इजी है, निकाल सकते हो, फोड़ सकते हो अच्छे से। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि डेफिनेट फुल आउट ऑफ फुल वाला हिसाब किताब है। ठीक है, नाउ आपका जो RL है वो कितना है 46 ओम है। अच्छा सर आपने ये बताया था EMF इंड्यूस्ड पर टर्न, EMF इंड्यूस्ड पर टर्न शुड बी इक्वल, ये बताया था है ना। तो आपको ES चाहिए, तो NS अपॉन NP इंटू EP इज इक्वल टू ES। NS अपॉन NP कितना है सर 1/10, EP कितना है सर 230, लो सर, और ये ES आ गया, तो ES कितना आ गया सर 23 वोल्ट। और आपको पता है पावर क्या होती है सर, ES स्क्वायर बाय R, तो ES कितना है 23 इंटू 23 अपॉन 46, लो सर 11.5 वॉट। ये लीजिए सर, 1 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा और आराम से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। सही है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी सवाल है। नाउ आगे बढ़ते हुए अब आता है सर बड़ा सिंपल सा सवाल है अगेन, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आ गया वेव्स, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर द साउंडेड टुगेदर, बीट फ्रीक्वेंसी सर 7 दे रखी है। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है सर जी, व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी दे हैव गिवन 7। बीट फ्रीक्वेंसी सर जी कितनी दे रखी है 7। लो सर, अगर हमारी ये मेरा एक ओपन पाइप है, मतलब कोई क्लोज पाइप है, और ये मेरा ओपन पाइप है, इन्होंने लेंथ भी दे रखी है 150 सेंटीमीटर, और इन्होंने लेंथ दे रखी है 350 सेंटीमीटर, ये इन्होंने लेंथ दे रखी है सर जी, और बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर जी 7, बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर जी 7। ओके, अगर बीट फ्रीक्वेंसी हमें 7 दे रखी है और हमारी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है क्लोज के लिए सर V/4L, L कितना है 1.5, मीटर में चेंज कर लेंगे तुरंत, और इसका कितना है V/2L यानी कि 3.5, इट मींस ये 3/2 है यानी कि 2/3 V/4, 2 1 2 2 2 4, तो V/6 आ गया, और यहाँ पे आ गया 7/2, 2 से 2 कट गया V/7, तो डिफरेंस हमें दे रखा है 7 का, तो सर जी F1 माइनस F2 दे रखा है 7, तो V/6 माइनस V/7 इज इक्वल टू 7, 42 6 7 जा माइनस V। लो सर सिंपल कैलकुलेशन है, 42 इंटू इज इक्वल टू 7,
तो v इज इक्वल टू 7 7 49, सॉरी 7 2 14, 1 7 4 28, 29, 294 मीटर पर सेकेंड। लीजिए सर, मेरी वेलोसिटी भी आ गई। ठीक है, मेरे ख्याल से वेव चैप्टर में सबसे आसान सवाल दे दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया है। क्लियर? नाउ अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए फटाफट, ये हो गया। अब सर हमें दिया एमसीजी पे आ गया है कूद कूद के। तो फॉर 200 माइक्रो एम्पेयर करंट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट बाय पाई बाय 3 रेडियंस, यानी कि θ1 कितना है, पाई बाय 3। ओके, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका करंट गैल्वेनोमीटर है, जो करंट है यानी कि जो I1 है वो कितना है, 200 माइक्रो एम्पेयर है ना, θ1 है पाई बाय 3 रेडियन, राइट। एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि करंट की वैल्यू निकालनी है ताकि जो डिफ्लेक्शन आए वो कितना है, पाई बाय 10 रेडियन। सर आपको पता ही है I इज प्रोपोर्शनल थीटा, I1 अपॉन θ1 इज इक्वल टू I2 अपॉन θ2। I1 कितना है, 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, θ1 कितना है सर, पाई बाय 3। ठीक है, और I2 हमें निकालना है, θ2 कितना है, पाई बाय 10। सही है भाई, और 3 2 6 है, तो I2 मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा सर, I2 शुड बी आपका आ रहा है 60 माइक्रो एम्पेयर, 3 2 6 60। ठीक है, और ये 10 है तो 10 से 10 कट गया तो 60 माइक्रो एम्पेयर। लीजिए सर, ये भी बहुत आसान सवाल, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रिश्तों पे है। नाउ अगला सवाल है, इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियस जो है आपका एटॉमिक नंबर 50 दे रखा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, जो न्यूक्लियस है विद एटॉमिक नंबर आपका 50 दे रखा है, एंड हैविंग अ रेडियस ऑफ 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 है ना, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 है सर, देख लो कुछ नहीं है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 है सर जी। ठीक है, अच्छा तो अब हमारा जो z है सर, z कितना है, 50 दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 सेंटीमीटर। पूछा है पोटेंशियल। सर जी पोटेंशियल आपको पता ही है कितना होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, पता ही है सबको। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, राइट। चार्ज Z ही आएगा सर, Z कितना है 50, और पता है ना Q इज इक्वल टू Z इंटू E, टोटल जो चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, तो Z तो एटॉमिक नंबर है और E इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, तो Q टोटल कितना हो गया, Z इंटू E, तो आपका Z इंटू E कितना है, सही है, अच्छा सर, अपॉन R लो भाई, 10 रेज़ टू पावर -13 इंटू सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेना। ठीक है, यहां से जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो सवाल इजी है बहुत, तो 8 मेगा वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लास क्लियर है ये, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतने आपको देख सकते हो, बहुत आसान सवाल आए हैं सारे के सारे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सारे रिमेनिंग जो 10 पेपर्स आपके जेई के आने वाले हैं, सारे के सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। बेसिक्स पे ही ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला ज्यादा इधर उधर हाई फाई फॉर्मूले नहीं सीखने हैं। बहुत लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, बेसिक्स फंडामेंटल पे चीजें सॉल्व हो रही हैं, क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व हो रहे हैं इजिली, तो डोंट गो फॉर हाई फाई शब्द, तब आराम से पढ़िए और क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।